गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज का प्रोग्राम जिसका आगाज हमें तो सेहत की बात से करना है, चूंकि आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल करते हैं आपसे कि आप अपनी सेहत के लिए पूरे दिन में यानी 24 घंटों में कितना वक्त निकालते मेरे हैं? ख्याल निकालते ही नहीं है। सेहत हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं नहीं है। हम डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाते जब तक हम बीमार नहीं हो जाते, जब तक पानी सर से गुजर नहीं जाता, है ना। नहीं शुएब, देखिए बीमारी तो एक रिएक्शन है ना, एक सिम्टम है जो चीज आपके अंदर इतने टाइम से बिल्कुल ऐसे पल रही है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने पहले से प्रिकॉशंस लेनी है कि आप ठीक हो जाए। हम अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं करवाते, रुझान ही नहीं है ना। लेकिन शुरू में यहाँ पे थोड़ा डॉक्टर्स को भी ब्लेम करूंगी। जब भी आप हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं ना, आपको उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा होता अनटिल एंड अनलेस आपका कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है या ऐसी कोई चीज है आपको जज किया जा रहा होता है। आप जब कहते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए आया, तो देयर लाइक कि नो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पानी ज़्यादा पिए, नींद पूरी करें, खाना अच्छा खाएं, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ऑब्वियसली आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का की जो है वो यही है। बट ये चीज़ भी तो शुएब कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप भी सीरियस लें, ये रुझान हो, ये कल्चर आम हो। अच्छा, अब जब बात की मुझे एक चीज़ याद आई कि आई विजिटेड अ डेंटिस्ट आई थिंक 2 months बैक। अपनी बेटी को मैं लेकर गया और मैंने उसका चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा नहीं ऑल गुड, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। सो अब मैं चिल हो गया, मैंने कहा फाइन इट्स ओके। लेकिन उसके बाद पेन स्टार्ट हुई, मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने कहा विजिट कर लें। जब विजिट करने गया तो उन्होंने कहा कि दोनों जो मोलर्स हैं उनकी अब रूट कैनाल होगी। मैंने कहा आपने लास्ट विजिट पे कहा था सब ठीक है। तो द पॉइंट इज कि अगर पहले कैविटी डेवलप हो रही थी तो पहले ही अगर फिलिंग हो जाती तो वो रूट कैनाल तक मामला ना पहुंचता। क्योंकि बच्चों का मामला जब हो, स्पेशली इफ इट्स अ डेंटल इशू, तो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। बच्चे उनका फेयर होता है, वो ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं, फिर उनकी काउंसलिंग करके आपको ले जाना पड़ता है। तो जो बात सेहत की आपने की, इसमें हम जेंडर के पर्सपेक्टिव से अगर समझें तो खवातीन तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। स्पेशली अगर हम अपनी माओ की बात करें, लिटरली बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो जो आपने कहा ना प्रायोरिटी हमारी नहीं है, वो जनरली तो नहीं है, खवातीन की तो बिल्कुल नहीं है। वो पूरे घर को देख रही हैं, हर रिश्ते को देख रही हैं, बच्चों को जरा ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को, अपनी सेहत को बहुत ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया। खुद बुखार होता है लेकिन पूरा घर फिर भी चला रही होती है। लेकिन घर में कहते हैं हमारे पास तो बीमार होने की ऑप्शन ही नहीं है। इसमें सोसाइटी का भी बड़ा रोल आता है, घर वालों का बहुत रोल आता है कि आप भी ख्याल रखें। अगर माँ की तबीयत नहीं ठीक तो बच्चे ख्याल रखें, शौहर ख्याल रखे। ये कितनी इंपॉर्टेंट उसे वो स्पेस दें कि अपना ख्याल रख सके। एग्जैक्टली। तो हमारी जो खवातीन है वो इसलिए भी नहीं रख पा रही होती क्योंकि उनके पास वाकई मार्जिन नहीं होता इस चीज़ का। लेकिन स्टिल इट्स नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होता है, अपने लिए खुद आपको आगे बढ़ना है, बात करनी है, आवाज़ उठानी है, अपना ख्याल रखना है। क्योंकि खुदा न खास्ता कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको किसी की ज़रूरत पड़े, तो यकीन जाने आपके इर्द गिर्द कोई रिश्ता ऐसा नहीं होगा जो कि 24/7 आपके साथ हो। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। एब्सोल्युटली। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे ब्रेक पर। अभी हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे हम उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक बात करेंगे। और चूंकि मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इस मौसम में क्या दिल करता है, क्या खाने का दिल करता है, कहाँ जाने का दिल करता है, इस पर भी बात करेंगे। पकोड़े फौरन से सभी के माइंड में आ गए। लेट्स टेक अ ब्रेक, राइट बैक। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। बाय द वे, तुम्हारी पेंटिंग्स में इतना सुर्ख रंग क्यों होता है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुर्ख रंग जो होता है वो मोहब्बत का रंग होता है। वो मेरा था ना मेरा हो पाया। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई। लोग कितना गलत कहते हैं ना तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मूडी इंसान हो। मोहब्बत बहुत मुश्किल चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं। हमारा काम करने को दिल ही नहीं करता, बस घर पे बैठी हो तुम।
मैं डैड को कभी इग्नोर करने के बारे में सोच नहीं सकती। जानता है ना मुंशी भाग गया। तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं किरण के बारे में। पहली बार किसी ने हिम्मत की है खर्चा करने की है। आई एम रियली सॉरी डैड। एक्चुअली मुझे एक जरूरी मीटिंग पे जाना था। जब एक बार चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आए। इश्क ही मेरे लिए काफी था, हर खता पे क्यों सजा बेवजह। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल ये बहुत आम हो गया कि आप स्क्रॉलिंग करते करते एकदम डिसाइड करते हैं कि मुझे फ़लाँ रेस्टोरेंट में वो स्पेसिफिक कुजीन ट्राई करने जाना है। वाई दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द फूड व्लॉगर्स। उनका व्लॉग देखकर, उनका कंटेंट देखकर, वो जिस तरह से शूट किया होता है, एडिट किया होता है और उसमें जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया होता है, तो वाकई दिल चाहता है। आसानी हो जाती है ना, आसानी हो जाती है। आपको कहीं अगर कोई बर्थडे प्लान करनी है, कोई डिनर प्लान करना है तो बड़ी मैं कोई तो स्पेसिफिक डिनर प्लान करना है तो मैं स्पेशली मैं तो व्लॉगर्स की फूड व्लॉगर्स जो होते हैं ना उनकी प्रोफाइल पे जाती हूँ और फिर मैं वीडियोस देखती हूँ। मैं जो ओवरऑल उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ होता है तो मैं वहीं से सिलेक्ट करती हूँ ऑनेस्टली, वरना हमें और कैसे पता। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज हो जाती है, जो चीज उन्होंने ट्राई की होती है ना, नॉर्मली वही चीज जाके ट्राई करते हैं। हालांकि टेस्ट बड्स आर डिफरेंट, उनकी अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी चॉइस होती है। फिर जो क्रिटिसिज्म होता है उनकी पोस्ट के नीचे, क्योंकि हर बंदे की चॉइस डिफरेंट है ना, टेस्ट डिफरेंट है। लेकिन बाजू का जो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं या रेस्टोरेंट, वो अक्सर ये करते हैं कि क्योंकि व्लॉगिंग के गर्ज से होता है कि चीज़ अच्छी प्रेजेंट की जा रही है, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट की गई है। बट जब नॉर्मली रश ज्यादा होता है तो वो उस तरह से क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखवा रहे होते। ऐसा है। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आज हमारा सवाल ये था कि क्या वाकई ऐसा होता है कि आप मौसम को देखकर डिसाइड करते हैं कि आज अपने फलां रेस्टोरेंट में या ये चीज़ ट्राई करने जाना है? जैसे अक्सर जब बारिश होती तो फौरन से, जैसे आपने पकौड़े कहा, तो चाय हम देखते हैं ना कि चाय लवर्स आर देयर, तो फौरन से उनकी रील्स सामने आना शुरू हो जाती हैं। सो आज हम इस टॉपिक पे बात भी करेंगे और आज एक फूड व्लॉगर का क्या दिल चाह रहा होगा। फॉर दैट मैटर सुबह सुबह जब वो उठ के उसने खिड़की खोली और सामने, नॉट सामने वाली खिड़की में, बट सामने जब मौसम ऐसा था तो क्या दिल चाहा कि कहाँ जाया जाए। दोनों मामलात हो सकते हैं वैसे। तो हमें ज्वाइन किया है, जबरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं 3-4 साल से माशाल्लाह। शॉर्ट स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं, डिजिटल स्टोरी टेलर हैं, फूड व्लॉगर हैं, उसामा कियानी। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उसामा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा देखिए, हम तो आप लोगों की वीडियोस देख के डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ जाना है? सर स्टार्टिंग में इस तरह हुआ था कि ये हमेशा से इस तरह नहीं था कि हम वीडियोस की तरफ ही थे। मुझे खाने पीने का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो इस तरह होता था कि हम अक्सर वीकेंड्स पे या जब भी फ्री होते थे तो हम प्लान करके दोस्त कभी पेशावर चले गए खाने पीने के लिए। मतलब एक एक डिश के लिए आप यकीन करें हमने 300-400 किलोमीटर भी ख्वार हैं आप तो शौक है ना, तो वो कहते भी हैं शौक का कोई मूल्य नहीं। तो बस इस तरीके से फिर हम कभी पेशावर चले गए, कभी आगे पीछे। तो फिर इस तरह मुझे अंदाज़ा हुआ, नया नया मैंने मोबाइल खरीदा तो उसका ज़रा कैमरा वैमरा अच्छा था। एडिटिंग मुझे पहले से ही आती थी, तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ फुल टाइम, तो मुझे वीडियो एडिटिंग में मतलब पहले से काम कर रहा था, तो एडिटिंग आती थी और वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट कर दी। तो मिला जुला के बस ये शॉर्ट कंटेंट की तरफ मैं निकल गया। उस वक्त मतलब मार्केट की समझ नहीं थी किस तरह काम होता है, क्या होता है। बस मैं अपने रॉ वीडियोस जैसे ऑथेंटिक रिव्यूज होते हैं वो सारे बस रैंडम शेयर करता, तो एकदम से लोगों ने मतलब लाइक करना शुरू कर दिया ना उसको। और मुझे पता नहीं चला कि आउट ऑफ नोवेयर ये कब मैं फूड व्लॉगर बन गया। पहली कोलैब रिक्वेस्ट कब आई फिर? पहली कोलैब रिक्वेस्ट मुझे तकरीबन जब मैंने कोई 15-20 वीडियोस अपलोड की तो मुझे तब भी आ गई थी, क्योंकि मेरी एडिटिंग ज़रा बेहतर थी। आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, हम देख रहे हैं। हाँ बेहतर थी। तो मुझे एक यहाँ की फूड व्लॉगर ही उन्होंने रब्ता किया मेरे से,
जो एक एजेंसी भी रन करती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका ना हम आपको एक पेड कैंपेन देना चाहते हैं, बल्कि उस वक्त पेड ही थी, उन्होंने बताया कैंपेन देना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके फूड रिव्यू करें ना, तो उसका बजट है 2000 ना। तो अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि 2000 बजट का क्या मतलब है, मतलब क्या वो मुझे पैसे देंगे या मैं उनको पैसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ना कि PR मार्केट कैसे काम करती है और किस तरह से है। तो मैं दोस्तों को लेके चला गया, मैंने उनको बताया कि भाई अगर खबर हुए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वैसे जाके चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो वहाँ गया, फिर उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बड़ी रिस्पेक्ट दी, तो मुझे पता लगा कि भाई ये भी एक पूरी उसके बाद फील्ड है। ऐसा ऐसा करके मैंने एक्सप्लोर की एकदम से, मतलब दायरा आपको पूरा बिजनेस है ज़ाहिर है। हाँ, तो मुझे 1.5 साल में पता लगा कि भाई ये तो करियर बन गया है बैठे बैठे। लेकिन वो जो असल करियर सोचा हुआ था वो क्या था, और फिर उसको किस तरह से सेकेंडरी किया और इसको प्राइमरी किया? मैं बताऊँ, बेसिकली मुझे पायलट बनेगा पहले से ही बड़ा शौक था। तो हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है कि प्राइवेट पायलट ज़रा पहले बनते हैं अगर आप एयरफोर्स में नहीं जाना चाहते। तो मैंने वो सारा स्केड्यूल अपने सेकेंड ईयर के बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग की हुई, उसके बाद मैंने सारा पता किया। तो वो ज़रा कॉस्टली बहुत ऊपर जा रहा था और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि आपको जॉब मिलेगी। वो तो ऑब्वियसली हर फील्ड में होता है, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा रिश्ता, अगर आपके ताल्लुकात नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है पहले। तो उस वक्त तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैंने उसमें परसू नहीं किया, आगे मैंने BS मीडिया स्टडीज़ पे कर लिया, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह इसमें ज़रा शौक था। ये नहीं पता था कि मतलब व्लॉगर बन जाऊँगा। तो बहरहाल यूनिवर्सिटी भी साथ चल रही थी, फ्रीलांसिंग भी साथ चल रही थी, तो इसी तरीके से करते करते फिर यहाँ तक पहुँच गए। पायलट का ख्वाब तो वहीं रह गया, लेकिन अब मैं ड्रोन उड़ा के वो ज़रा पूरा कर लेता हूँ। आज जब देखते हैं वैसे भी कोई स्पेसिफिक डे हो या अदरवाइज भी आसमान पे कोई भी नॉट जस्ट फाइटर जेट, अदरवाइज भी दिल क्या करता है, बिकॉज जब शौक होता है ना तो आप समहाउ कनेक्टेड रहते हैं उस चीज़। बिल्कुल फैसिनेट तो करती हैं ये चीज़ें। तो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्रोन उड़ा के ज़रा ये हम पूरा कर लेते हैं। बहरहाल ख्वाब तो ये है कि पूरी दुनिया इंशाल्लाह घूमेंगे। पायलट ना ऐसे ही पीछे बैठी सेकंड सीटर ही सही। आई लाइक इट। अच्छा, ऐसे में थोड़ी रूटीन बताएं अपनी, आपने फ्रीक्वेंसी किस तरह सेट की होती है कि अच्छा मुझे पर वीक इतने विजिट्स करने हैं, सारा उसका कंटेंट बनाना भी है, फिर उसको अपने पाइपलाइन में रखना होता है कि अच्छा इस फ्रीक्वेंसी से अपलोड करना है। व्हाट्स योर फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल ऐसी है। स्टार्ट में ये होता था कि बस रैंडम मैं रिव्यू शूट किया, रैंडम ही अपलोड किया, वो जो मेरा अपना खुद जाके मैंने खुद से चीज़ें ट्राई की, सारा रिकमेंड लोगों को लिए, वो तो टोटली मेरे ऊपर है ना कि जब मर्जी मैं अपलोड करूँ। अक्सर इस तरह होता है कि कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि साल बाद भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। अब लोगों को जज नहीं होती, लेकिन जो रेगुलर देखते हैं उनको पता चलता है। हाँ जी, लेकिन इस तरह जब पेड कैंपेन्स की तरफ अगर बात आती है तो इस पर ये होता है कि एक टाइमलाइन होती है उनकी, ज़ाहिर है उन्होंने भी आगे, तो उस हिसाब से फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। इस तरीके से मैं रखता हूँ कि 50-50 फिलहाल लेके जा रहा हूँ। 50% मैं पेड करता हूँ और 50% अपनी जो जाके जो चीज़ें वाकई में मुझे पसंद है और वाकई में जो मैं खुद से कंटेंट करना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं वो करता हूँ। जो पेड वाला पार्ट है वहाँ से जो पैसे आते हैं वो मैं लगाता दूसरी तरफ हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा शौक है, मैं इसको जरिया मौज नहीं बनाया। अच्छा, दिस शोज कि कितना आप कितने आप पैशनेट हैं इस काम के लिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपका पैशन हो वो आपका बाकी AI सॉफ्टवेयर उसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन करता है, तो वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। AI इस तरह से ऐड हो जाता है, फिर एडिटिंग वगैरह हमने पहले तो मेरे पास टाइम होता रहा, मैं खुद से कर लेता रहा, फिर जब जो बंदा ग्रो करते जा रहा है फिर टीम भी बढ़ती है, तो इस तरह से फिर मैंने अपना कैमरामैन भी हायर कर लिया, फिर मैंने एडिटर भी हायर कर लिया, तो इस तरह से अब कोई 3-4 लोगों की हमारी टीम है। अक्सर ऐसा होता है कि आप ज़रा शूट के सिलसिले में या पेड कोलैबोरेशंस के लिए जा रहे होते हैं, वहीं पे खाना खा रहे होते हैं, तो घर वाले कभी कहते नहीं कि बहुत अरसा हो गया साथ खाना ही नहीं खाया? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अच्छा, इसमें अभी रिसेंटली रमज़ान गुजरा है, तो मैं उस हवाले से थोड़ा बताना चाहूँगा। अब लोगों को ये लगता है कि मेरे 30 रमज़ान में, मैं हर साल चैलेंज करता हूँ ना कि 30 रमज़ान में 30 वीडियोज़ आएंगी, रोज़ के रोज़ वीडियो आएगी, और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़रा नई नई चीज़ें देखें। सही है, तो अब लोगों को लगता है कि 30 रमज़ान में 30 वीडियोज़ 40 वीडियोज़ निकाल रहा है तो ये 30 दिन बाहर खाना खा रहा है। अब ऐसा नहीं है। अब जिस तरह आपको भी पता है कि प्री रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं, रमज़ान से पहले काफ़ी कुछ रिकॉर्ड मेन स्ट्रीम पे होती हैं, तो सोशल मीडिया पर भी होती है। ये बात समझा रहा हूँ। पहले हम शूट करके सारा कुछ रख लेते हैं। अब रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि हमारे हम मिलके ना एजेंसीज भी होती हैं इसमें, तो हम पूरे 50, 30, 40 इस तरह व्लॉगर जाते हैं। पूरे रेस्टोरेंट पे बूफे लगता ही सिर्फ हमारे लिए, मतलब उसमें आम होती ही नहीं है। तो वो फिर हम पूरा रमज़ान का शूट तकरीबन आप कह लेंगे 20 वीडियोज़, 30 वीडियोज़ में से 20 या 25 आप पहले ही शूट कर लेते हैं। तो बाकी सारी रमज़ान हम भी घर वालों के साथ गुजारते हैं, भाई हम भी इंसान हैं, अम्मी हमें भी मारती हैं। इस पर रमज़ान आपने घर ही गुजारा है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब घर पे ही सैरी इफ्तारी मोस्टली आपने किया, अदरवाइज थोड़ी बहुत कंटेंट आपका धड़ा आ रहा था। हाँ, कभी ऐसा होता है, जो हमने आगाज़ में भी बात की प्रोग्राम के आगाज़ में, मौसम डिफाइन करता है कि आज कहीं जाना है, वो एक अर्ज डेवलप होती है बाहर मौसम देखकर,
कुछ को छींक आती है और कुछ को बाहर की हमें याद तो सताती बाहर है। बारिश होती है और यहाँ एलर्जीज ट्रिगर कर जाती है, सो अच्छा, दिस मैं- इज हाउ इट इज। मैं भी इसमें दोनों वाले में आता हूँ, पहले चीख मारता हूँ फिर बाहर खाना तो मुझे भी एलर्जी है पोलन, ये एक नहीं हो, सीजन उनको एलर्जी हो सकता है, आपको याद करता हो। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको पोलन नहीं रखूँ। हाँ ये भी हो सकता है। मुझे भी याद कर सकते हैं कोई, मेरी बारी नहीं। नहीं एलर्जी होती है ना। ठप्पा लगा दी, नहीं इनको एलर्जी है, आपको कोई याद करता होगा। सबीना भाई, इस उम्र में किसने याद करना है तुम्हें? मियाँ ही याद कर सकता है। वही ना। अच्छा बारह वो तो अच्छी बात है, वो खुश है कि गई है ऑफिस। जी नहीं, जी हाँ, जी नहीं, Coming to you. ओके। चलिए मौसम की बात हो रही थी तो अब इस्लामाबाद मशहूर है अपने वेदर को लेकर बिल्कुल ऐसे कि ही। वेदर है, खूबसूरती है, जाहिर है बारिश होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद से बेहतर कोई पाकिस्तान में जगह है जहाँ पे आपको होना चाहिए। तो जब बारिश होती है तो हमने बड़े स्पॉट्स रखे हुए हैं, एक मारगारा हिल्स के नीचे ही एक कोई फैंसी जगह नहीं है, कोई छप्पर टाइप होटल है, मतलब उन्होंने दरख्तों को ही काट के अपना वो सीटिंग वीटिंग बनाई हुई है। Okay. तो जंगल के नाम से इस तरह कोई नाम है उनका, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक लेकिन है। वहाँ पे आपको गर्मा गर्म वहाँ कड़क चाय पिए, पकौड़े खाएं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा मजा आएगा। उसके बाद आप वहीं से ऊपर चले आए दामने को, फिर ऊपर पीर सुहावा, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना मजा बढ़ता जाएगा। क्या बात है, जितना ऊपर जाएंगे वो उतना बताते मजा हुए भी ना उनको मजे आ रहे हैं खानों के, कि जी वहाँ का अच्छा, ये टेस्ट सुन के भी अच्छा लगता है बिकॉज मार्गारा हिल्स वैसी बहुत प्यारी हैं। वो लग पता है बारिश में आई थिंक इट्स अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज रोड स्लिपरी होती है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं स्पेशली अगर आप बाइक्स पे जा रहे हैं तो ना जाएं, जो Safety स्पॉट आपने बताया वहीं पे रुक जाएं, वहीं पे एंजॉय करें एंड कम बैक होम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज भी इस वक्त पूरे मुल्क में ये 2-3 दिन जो है इससे मुतालिक अलर्ट्स जारी किए गए हैं। सो मौसम अगर ऐसा हो तो कोशिश करें घर के आसपास ही ना काफी कहीं, तेज या घर बारिश के है। अंदर ही सहन में बैल्कनी में बैठ जाएं। काफी तेज बारिश है, पूरी Yes. रात से बारिश हो रही थी। इनफैक्ट अभी भी Absolutely. जब हम आ रहे थे तो कुछ जगहों पे काफी तूफानी बारिश थी जब मैं भी क्रॉस बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये अपना जरूरी ख्याल है कि रखें। अपना ख्याल बहरहाल रखें। बिल्कुल। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? सर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है, इस पे पहले मैं बड़े आराम से जवाब देता था लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो अच्छा, गया। 3 मतलब बता इसमें भी देना। कैटेगरीज हाँ रख हाँ। लेता हूँ, देसी फूड, चाइनीज़ फूड कर लें और फिर इस तरह से। तो Okay. देसी फूड में तो भाई मुझे अगर टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़रा देसी फूड पसंद है, मुझे ठीक है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट और ये चीज़ें ज़रा कम पसंद है। देसी फूड में अगर बात की जाए तो बिरयानी, ओके पुलाव, बिरयानी मुझे दोनों ही पसंद है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने बहस ही खत्म कर दी है। उसने कहा चावल हो बस, बिरयानी हो, पुलाव डजंट मैटर। अभी मैंने आलू वाली बहस नहीं छेड़ी, वो आप रहने नहीं ना छेड़ना। हाँ जी। आगे और चाइनीज़ में फिर चाउमीन मुझे पसंद है, ठीक वो है। अच्छा साइड पे आते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो इस्लामाबाद के 1-2 बड़े मशहूर नाम है, तो वो सबको पता होगा, F6 वाली साइड आप ठीक है, हाँ, ठीक है। तो वहाँ का बस ब्रेकफास्ट इंग्लिश अच्छा होता है। बाकी आप इनके इंस्टाग्राम पे जाकर देख बाकी सकते हैं आप कि वो Instagram पे उनका रिव्यू जो है वो बता देता है। एक छोटा सा सवाल और, फॉर एग्जांपल आपने विजिट किया, आपको पसंद नहीं आया खाना वहाँ पे, अब आपने रिव्यू भी करना है और समहाउ यू नो आप उससे बहुत बैड रिव्यूज नहीं कर रहे होते। व्हाट्स योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस कि आप अपने कंटेंट के थ्रू बताते हैं उनको कि इतना एंजॉय मैंने नहीं किया? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब भी पेड प्रमोशन करता हूँ, मेन तो अपनी वीडियो तो आप छोड़ देना, वो अपनी मर्जी होती है, आप डालें ना डालें जो भी। पेड प्रमोशन पे मैं सबसे पहली मेरी शर्त यही होती है कि रिव्यू मेरी मर्जी का हुआ। अब वो मुझे जो पे कर रहे हैं वो बेसिकली वीडियो के लिए कर रहे हैं। आप ठीक वीडियो है। मेरी प्रोफाइल पे लग आपके जाएगी, विजिट का, हाँ, आपके टाइम का, उनकी आपके मार्केटिंग हो कंटेंट जाएगी। का। हाँ। लेकिन अगर मुझे फूड पसंद नहीं आता तो मैं इस तरह से अभी लेके चलता हूँ, मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं करता। पहले किया करता था, लेकिन फिर मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मेरी वजह से किसी का नाम ख़राब हो रहा है। मतलब बेसिकली समझे, मैंने अभी गया हूँ, मैंने किसी की जगह बिरयानी खा ली, अब उस दिन बिरयानी में नमक ज़्यादा था या सर्विस अच्छी नहीं थी, कुछ भी, अगले दिन वो चीज़ बेहतर हो जाती है। लेकिन साल बाद मेरा रिव्यू तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है ना। साल बाद अगर वो अपने आप को बेहतर भी कर लेते हैं, इंसान से गलती होती है, साल बाद अपने आप को बेहतर कर लेते हैं, मेरा रिव्यू वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो मेरी वजह से किसी का रिस्क ख़राब हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की, फिर मैंने नेगेटिव रिव्यू करना बिल्कुल छोड़ दिया। तो अब मैं इसको इस तरह से हैंडल करता हूँ कि मैं कहीं चला गया, अब मैं अक्सर आप वीडियोज़ में शायद लोग देखते हो कि मैं मल्टीपल चीज़ें मंगाता हूँ, 1-2 चीज़ें सिर्फ नहीं मंगाता, जहाँ की सिर्फ 1-2 चीज़ें अच्छी हों वो मंगा ली, बाकी आमतौर पर इन जनरल में ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। तो उसमें से फिर मैं रिकमेंड ही सिर्फ वही करता हूँ जो अच्छी होती है, जो अच्छी ना हो वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। और मैं साफ बताता हूँ कि ये चीज़ें अगर आपने ट्राई की तो आपको बहुत मजा आएगा। दैट मींस आप कंटेंट देख के जो जाएंगे और जो आपने कहा है अच्छा है वो अच्छा हाँ, जो होने मेरी के chances रिकमेंडेशन ज्यादा हैं। बिल्कुल ट्राई करेंगे, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और मैंने अक्सर इस तरह भी किया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा होता तो मैं जेब से फिर उनको इजी पैसा कर रहा हूँ, भाई आप रख लो मेरी जान। मतलब ज़ाहिर अपने आप को ऑडियंस से ये बताना नहीं था यहाँ पे, अब बहुत ज़्यादा अब मैसेज आपको आ जिसको सकते कोई हैं। खा भी लेंगे, पसंद भी आ जाएगा, सिर्फ इजी पैसा क्योंकि आप कर देते हैं, बस ठीक है। बस मैं कहता हूँ ऑडियंस का जरा ख्याल रखना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। समर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू। अब आज कहाँ जाएंगे ये हम आपका कंटेंट बाद में देख लेंगे, यू नो जिस तरह ने कहा ना कि वो आप डिसाइड रोज कर रहे थे आप कहाँ जाना है। समटाइम्स कोई रील देखकर, समटाइम्स कोई मौसम ख्याल, देखकर। समटाइम्स मौसम, समटाइम्स मौसम किसी देख ने कहा होता है ना कि यहाँ जाना है, किसी वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कुरकुरे, नंबर 1 डिटर्जेंट, पेनाडॉल, यूफोन 5G। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडॉल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। आज के दौर में पूरा खानदान साथ बैठकर बांटे प्यार तो किसे अच्छा नहीं लगता। हमें एक्चुअली खानदान तो भाता है, लेकिन गंदे बर्तनों का ये ढेर सताता है। बर्तनों का ढेर तो सताएगा जब घर में कोई भी नीला पीला लिक्विड आएगा। ले आए 3 गुना ज्यादा ताकत वाला मैक्स लिक्विड, जिसका एक ड्रॉप जमी चिकनाई आसानी से हटाए, 3 गुना ज्यादा बर्तन चमकाए और आपका दिल फरमाए। बर्तन धोना इतना आसान, तो कल फिर जमा कर लेते हैं खानदान। मैक्स लिक्विड दे आम लिक्विड से 3 गुना ज्यादा सफाई। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, क्योंकि आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम बच्चों की सेहत की भी बात करेंगे। ओपनिंग में तो हमने ख़वातीन की सेहत से मुतालिक की बात की, लेकिन बच्चों की सेहत वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कौन कौन से फैक्टर्स जुड़े होते हैं। क्योंकि बच्चे की जिसको हम टर्म जो यूज़ करते हैं अर्ली चाइल्डहुड, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इग्नोर की जा रही होती हैं। ये नहीं पता होता कि प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या बच्चे को दी जा सकती है, किस तरह का खाना किस वक्त दिया जा सकता है, किस उम्र में कौन सा खाना देना चाहिए, बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि उसका आगे जब वो बड़ा हो, ग्रोइंग एज जब उसकी हो, तो उसके अंदर जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना हो। तो इस हवाले से काम किया जा रहा है जी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आज से 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, जो कि कल यानी कि 8 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगी। और इसका जो टॉपिक है इस बार का वो है जी इन्वेस्टिंग इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल। अब क्या इस कॉन्फ्रेंस में होना जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन यहाँ पर मौजूद होंगे, क्या डिस्कशंस होंगी, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से ये हेल्प कर सकता है, तो इसको ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक्सपर्ट है डॉक्टर तुबा सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं, किस तरीके से इसका इनकाद किया जा रहा है, आज और कल कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे? जी, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपने एक कंपोनेंट अभी बात की हेल्थ की, तो हेल्थ इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर एजुकेशन भी आता है, साइको सोशल हेल्थ ऑफ चाइल्ड भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है। तो ये 4 चीज़ें मिलके जो है वो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हमारी जो 5th कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी हैं, और इसके अलावा एजुकेशन से हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट्स हैं, NGOs हैं, और ये सब मिलके इसका जो आप कह लें कि मकसद है वो ये है कि इन सब इदारों से लोग मिलके इस कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि उसमें जो आप कह लें कि जो माइलस्टोन्स हैं उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड भी जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। और फिर इसके जो एंड में ये दिस इज़ द 5th इन द सीरीज़, तो दिस टाइम हमारा जो फोकस है वो इन्वेस्टिंग चाइल्ड, यानी कि उसकी जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो ऑन द होल एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा बच्चा जो है वो क्या इन तमाम जो चारों शोबे हैं उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट जो है और उसके साथ उसके जो माइलस्टोन्स हैं क्या उनको अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और इस लिहाज से जो है ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। अब चूंकि इट्स अ 5th कॉन्फ्रेंस, राइट, तो जरूर बताएंगे जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त स्टैट्स क्या थे, जब हम बच्चों की नशोनुमा की बात करते हैं पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में से समझाइएगा, स्पेशली फर्स्ट 1000 डेज यानी पहले तकरीबन 3 साल पाकिस्तान में स्टैट्स क्या थे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना कि एक परसेंटेज है जो कि पहली बर्थडे तक नहीं पहुंच पाते। सो जरूर समझाइएगा स्टैट्स क्या थे और कितना चेंज आया, कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इसकी। जी, इसके अंदर अगर 1000 जो गोल्डन डेज इसको कहा जाता है, और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है and plus 2 years. ओके, तो ये नॉट द 3 years, ओके, तो 2 साल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन। तो और ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर हम मैटरनल हेल्थ, मैटरनल वेलबींग को जो है इग्नोर करते आए हैं बहुत अरसा जो है, और 1000 गोल्डन डेज में ये इसमें रैपिड ग्रोथ हो रही होती है और डेवलपमेंट भी, और डेवलपमेंट की जो डोमेन्स मैंने अभी आपको बताई हैं, सोशल साइको सोशल डेवलपमेंट है, बच्चे की न्यूट्रिशन, हेल्थ, और उसकी जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी उसके माइलस्टोन्स हैं तो वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके कंसेप्शन से ही। और हमारी जो मैटरनल हेल्थ है उसको इग्नोर किया जाता है, और उसके बाद पैदा होने के बाद भी बच्चे की जो है वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर हम देखें तो डाटा और डाटा सेट्स हमें ये बताते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ड्यू टू अनअवेयरनेस और समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ कमिटमेंट टू दीज माइलस्टोन्स, तो वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे उसमें जो है वो स्टंटिंग का जो है एलिमेंट बहुत कॉमन है, और 40% जो है वो बच्चे स्टंटिंग का शिकार होते हैं अप टू द एज ऑफ 5 years। इसके अलावा अगर हम अपनी देखें तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का डाटा इस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 26 मिलियन है,
उसके अलावा अगर हम देखें जो हमारी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक माइलस्टोन्स है, उसमें जो बच्चा जो है जब लर्न करता है उसमें पढ़ना और लिखने की जो सलाहियत है 10 साल की उम्र में उसकी जो लर्निंग पावर्टी है वो भी हम देखते हैं कि वो भी एक्सीड करता जा रहा है डेटा अप टू 75% इट्स नाउ। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर वेरी क्रिटिकल। और अर्ली इयर्स में 1000 डेज के अंदर वो आप फाउंडेशन डेवलप कर रहे होते हैं बच्चे की, जहां पर अगर आप उसको हेल्थ की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे रहे, उसकी बच्चे की न्यूट्रिशन की जो फैसिलिटीज हैं उसको नहीं दी जा रही और उसके जो माइलस्टोन्स हैं अगर वो पूरे नहीं करा तो अल्टीमेटली वो ब्रेन डेवलपमेंट पे जो है इफेक्ट करती है और लेटर ऑन वो लर्निंग डिफिकल्टीज को डेवलप कर रही होती है। तो ये वो बेसिकली आपकी फाउंडेशन है जो बाद में आपकी सारी जिंदगी जो है चलती रहती है। अच्छा, बच्चे की जब पैदाइश होती है, सिर्फ पहले 1 साल के लिहाज से भी बात करें, बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं? क्या क्या चीजें जो, क्योंकि अक्सर हम ये बात करते हैं कि ये तो कुछ दिन का बच्चा है, हाँ जी, तो महीने का बच्चा है, इसको क्या पता, इन चीजों को इग्नोर किया जाता है। लेकिन हम ये चीज नहीं समझते कि उन्हीं जो डेज हैं, उन्हीं मंथ्स में बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज इतनी तेज होती हैं कि जो जुबान आप उसके साथ बोलते हैं वो लैंग्वेज वो अडैप्ट कर लेता है, डेवलप हो रहा होता है, वो डेवलप हो रहा होता है, खाना किस तरह है, बोलना किस तरह है, तो वो हर चीज जो है उस लिहाज से वो अडॉप्ट बिल्कुल। और इन चीजों को जब आप इग्नोर करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ना सिर्फ उस टाइम पे आप देखते हैं कि बच्चा वो माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पाता जो उन एज के साथ टारगेट्स कुछ एसोसिएटेड हैं, और फिर वो सारी जिंदगी वो मसाइल जो है उसके साथ चलती हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि हमारा जो एक 2-3 साल का बच्चा होता है उसका 80% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है और एट द एज ऑफ 5 उसका 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो कैन यू इमेजिन कि बाकी की जिंदगी पूरी जो है उसकी वो फर्स्ट 5 इयर्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से अगर ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसकी बाकी सारी जिंदगी के और मसाइल के साथ भी होंगे। साइको सोशल डोमेन को देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको इग्नोर करते हैं, हम समझते हैं कि बच्चे को अगर हम किसी चीज़ के ऊपर जो है वो मना करते हैं, डांटते हैं या उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं करते तो वो क्या बच्चे को क्या समझ है। अर्ली ईयर्स में तो हम कहते हैं ना कि बच्चे को शायद समझ ही नहीं है इस बात की कि वो किस तरीके से जो है अगर हम उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, पेरेंट्स किसी भी तरह से बिहेव करते हैं, या समटाइम्स आपने देखा होगा कि बच्चों को इग्नोर किया जाता है, बच्चा रोता रहता है और उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, या उसकी कोई नीड है, अब छोटा बच्चा है वो रो के ही ज्यादातर अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करता है, तो वहां पर बच्चे की जब नीड्स को प्रॉपरली जो है फुलफिल नहीं किया जाता तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग का एलिमेंट मिसिंग है। तो और वो बच्चा जो है वो उस चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इस तरह की चीजें उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले जब आपके अपना केयर गिवर्स के ऊपर ट्रस्ट डेवलप नहीं होता तो वो सारी जिंदगी ट्रस्ट के इश्यूज जो हैं वो बच्चों के अंदर रहते हैं। और क्या डॉक्टर साहब ये भी आपने ऑब्जर्व किया कि जब एक गैप नहीं दिया जाता बच्चों की पैदाइश में, वक्फा नहीं होता और बिल्कुल ये एज डिफरेंस नहीं है बच्चों के दरमियान, तो फिर एक कंपैरेटिव और फॉर दैट मैटर सिबलिंग्स राइवलरी और आपस में थोड़ा सा खिंचाव वाला एलिमेंट बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। आपका ये पॉइंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और अभी हमने जो लास्ट 1000 गोल्डन डेज की बात की तो उसके अंदर अगर हम देखें कि इन चारों एरियाज के अंदर अगर हम अपने बच्चे की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहें तो उसके लिए माँ बाप की फुल फ्लैज जो कमिटमेंट है वो चाहिए। तो अगर हम उसको इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं कि एक मतलब जो गैप है वो अप्रोप्रिएट नहीं है बच्चों की उसमें, तो डेफिनेटली पहले बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर असर पड़ेगा इसका। नहीं तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि एक साथ ही पल जाएंगे, हाँ। ये कॉन्सेप्ट है। आप ये नहीं देखेंगे कि वो कैसे पलेंगे, नहीं, वो किस तरीके से बच्चों की ग्रोथ किस तरह से होगी, वो कैसे इंसान बनेंगे, आप माशरे दे पाएंगे और आप माशरे में क्या इंसान बिल्कुल ऐसे ही ये तो कहते हैं जी एक साथ पल जाएंगे, अच्छी बात है। बिल्कुल, जो इस दफा का हमारी कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है उसमें भी जो यही एक एलिमेंट है कि आपकी जो कमिटमेंट है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप व्हाट वी विल गेट फ्रॉम जो कि इस टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर। अच्छा, बहुत ज़्यादा आम कॉन्सेप्ट है हमारे पेरेंट्स के अंदर या पुरानी जनरेशन्स के अंदर, वो ये होता था कि बच्चों को अगर कुछ देना है ना तो अच्छा आप उनके लिए कोई प्रॉपर्टी बना दें या कुछ इस तरह की। तो इन्वेस्टमेंट इन दैट सेंस कि आप उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, आप उनकी सोशल इमोशनल नीड्स में, हेल्थ में प्रॉपर उसकी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड की जाएं, न्यूट्रिशनस
न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बच्चों को कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन से एलिमेंट्स मिसिंग हो जाएं तो वो किसी इलनेस का बाइस बन सकते हैं, और वो इलनेस अल्टीमेटली बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे जो है वो असरअंदाज होती है, और ब्रेन डेवलपमेंट से आगे फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि डेवलप होती हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी एक बच्चे की उसमें साथ रहती हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे पेरेंट्स को भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, हाँ, किस में करनी है, इन्वेस्ट वाइजली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपने इतना दुरुस्त कहा कि हमारे यहाँ एक तो ये बड़ा मसला है कि द एक्सप्रेशन ऑफ लव मीन्स गिविंग योर किड्स अ स्वीट। It could be a candy, it could be ice cream, it could be something sweet. हाँ जी। और वो स्वीट उसके लिए जहर है, ये हम उसे ना बता रहे हैं ना हम खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेसिकली। और ये बड़ा कॉमी मसला है जी हमारा, वो जो हर बच्चे को, हर किसी का, चाचू, मामू, दादा, दादी, नाना, नानी, एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी, बच्चे से प्यार का एक्सप्रेशन ही है कि उसके लिए हम वो मिठाई, मीठी चीज लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और बच्चे तो शुगर को उनको क्रेविंग होती है, और क्रेविंग होती है, और जितनी ज्यादा खाते हैं उतनी ज्यादा क्रेविंग होती है, और ये बिल्कुल उतने ज्यादा मसाइल होते जाते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा आजकल बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिसिट का बहुत इशू है। और वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है बच्चों का एक्सेसिव मिकदार में मीठा खाना है। उनको ये, माँ बाप को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है कि एक आइसक्रीम खाने से, एक चॉकलेट खाने से बच्चे की शुरुआत ही सुबह किसी मीठी चीज से होती है। तो जो हाइपरटेंशन और बच्चों के अंदर जो है वो अटेंशन डेफिसिट का इशू है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जनरली स्पीकिंग पेरेंट्स को थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है जब वो बच्चों से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि फॉर दैट मैटर अगर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं या उनको इशू सामने आए तो उनको डॉक्टर बताएगा अच्छा आप इसको फॉर एग्जाम्पल आप सॉसेजेस ना दें, या फॉर दैट मैटर आप नगेट्स ना दें, या आप ये ना खिलाएं, आप इसकी कैंडीज बंद करें, आप इसका ये लिमिट करें। तो पेरेंट्स को जनरली अवेयरनेस आ रही है, बट इशू ये होता है वो जो हमारा आसपास का माहौल है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो भी, नहीं रहते तो भी, वो जो विजिटर्स आते हैं ना, जो भी आते हैं, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों पे, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अच्छा, उसमें मसला क्या होता है फिर, वो बच्चा ये समझता है कि पेरेंट्स दुश्मन है और वो मेरे ज्यादा करीब है। बिल्कुल। दोनों पेरेंट्स की भी बात करें, अगर बाप ने दे दिया, माँ ने नहीं दिया, माँ तो विलन हो गई। माँ वैसे ज्यादातर क्योंकि रोक टोक ज्यादा उनकी तरफ से होती है ना, बाप थोड़ा लाड ज्यादा या ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ रहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं समटाइम्स, क्योंकि उनको शायद उतनी अवेयरनेस नहीं होती। उनका कसूर नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए, चूंकि एक्सप्रेशन ऑफ लव है ना, वो एक्सप्रेशन ऑफ लव है। ये मैं इसलिए बात करूं क्योंकि मेरी अम्मी इस वक्त देख रही होंगी। मेरी अम्मी ने अपने कमरे की अलमारी में रखा हुआ ढेर सारा ना, वो बिस्किट्स भी हैं, कैंडीज भी हैं, एवरीथिंग, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। तो बच्चों को सबको पता है कि दादी के रूम के इस कंपार्टमेंट में जन्नत है, तो वहीं पर पहुंचना है, वहीं नॉक करना है, उनको पता वहीं से चीज मिल जाएगी। अच्छा, हम बहुत उन्हें कहते हुए कि अम्मी से नहीं, अच्छा कोशिश वो करते हैं कम दें, बट बच्चों को पता है कि जरा सा रोएंगे दादी ने फौरन दे देना है। पेरेंट्स रोक लेंगे, दादी नहीं रोकेंगे, दादी कहेंगे फाइन, दे देते हैं। तो ये उनका कसूर ज़ाहिर नहीं है, उनका वो एक्सप्रेशन ऑफ लव है उनका। लेकिन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस कि देखें, अगर एक चीज गलत हो रही है तो वो गलत है, वो प्यार में हो रही है तो भी गलत है और गलत रहेगी। मुझे पता है वो सुन रही है इस वक्त। आपने घर जाना नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट है ना, वो प्यार तो करते हैं ना सारे बच्चों से। हम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो जो इतना मीठा हम उनको दे रहे हैं, मैं दूंगा तो वो भी गलत है, मेरी अम्मी देंगी तो भी गलत है, मतलब गलत रहेगा, वो चाहे मैं करूं या कोई और करे। सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस कि नहीं, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि बच्चों के लिए ये जो सबसे ज्यादा जहर है ना, कैंडीज, इसको तो घरों से भी निकालें। और ये जो रोजाना के नाम पे आप देते हैं ना कि जाओ चिजी लेके आ जाओ, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में बच्चों को लंच दें, प्रॉपर लंच दें उनको। इवन हम देखते हैं कि लंच बॉक्स में भी आजकल जो है वो मदर्स जो है वो जंक फूड कुछ ना कुछ डाल के दे देती है, नगेट्स हैं या कोई भी इस तरह जो उनके लिए आसान लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो इतना खतरनाक है बच्चों के लिए कि उनकी उस एज के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं, अगर वो उनको नहीं मिलते तो वो डेफिनेटली उनकी डेवलपमेंट के जो बाकी कंपार्टमेंट्स हैं उस पे असरअंदाज होती है। और हम समझते हैं कि शायद अगर अच्छा हेल्थ की कोई एक चीज इग्नोर हो रही है या बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पा रहा तो उसमें सिर्फ एजुकेशन या उसका मसला है, हालांकि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच यही है इसके अंदर। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसमें मुझे फौरन से एक बात याद है कि जो गवर्नमेंट ने भी इसको बड़ा फोकस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम गिलगित एंड नाउ इन इस्लामाबाद एंड बहुत और जगहों पर भी पाकिस्तान में, जो कि मील प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, जहाँ पे बच्चों को दूध का डब्बा देना या फॉर दैट मैटर न्यूट्रिशियस मील देना। उसके बाद देखा ड्रॉप आउट्स में कमी आई, देखा गया कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम बच्चों की स्टडी की जो चीज़ें बेहतर हुई हैं, वो जो लर्निंग एबिलिटी है वो बेहतर हुई है। तो आप बड़ा अच्छा कहा, जब न्यूट्रिशन पे आप फोकस करते हैं चीज़ें वैसी बेहतर होती हैं। एनी पॉइंट यू आप जरूर ऐड
ऐड करें हमारे इस वक्त लिसनर्स के लिए बड़ा स्पेशली इस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बिल्कुल इस कॉन्फ्रेंस में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ इदारों से लोग आ रहे हैं, जिसमें हेल्थ भी शामिल है, साइको सोशल डेवलपमेंट और जो सोशल प्रोटेक्शन के इदारे हैं, एजुकेशन के हैं, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस टाइम इस एजेंडा पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं और दे आर वेरी मच कंसर्न्ड। और हम इस टॉपिक में इस टाइम जो स्ट्रेंथ देखते हैं वो ये कि सब इदारे मिल के जो हम एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की बात करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी एफर्ट्स फ्रेगमेंटेड होती हैं और उनका इतना असर नहीं होता, हम अलग अलग कोनों में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसके अंदर कि कुछ हमारी डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की और कुछ एज माइलस्टोन्स हैं कि 2 साल की उम्र में बच्चे को ये कर लेना चाहिए और कौन सी डोमेन में, लर्निंग की डोमेन में, न्यूट्रिशन में उसके ये माइलस्टोन्स अचीव हो जाने चाहिए। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो मिल के मसले हल करने की बात है। तो मिल के मेरे ख्याल से हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से इस मसले को ज़्यादा बेहतर और जल्दी हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स ग्रेट टू हैव यू। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मैं आया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी
एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि आज सेहत का आलमी दिन है। थोड़ी सी बात हमने प्रोग्राम में पहले भी की। अब हम बात करेंगे उस थीम को लेकर और किस तरह से उस थीम की एक इम्पॉर्टेंस है। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ये है इस साल का थीम। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब ने। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थोड़ा थीम को एक्सप्लेन करें पहले। स्टैंड विद साइंस का क्या मतलब है? हाँ, इसमें शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का। सेहत पे काफ़ी कम बात होती है हमारे यहाँ पे। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस के लिए और लोगों को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर किए होते हैं। लेकिन जो 7 अप्रैल का दिन है ये आलमी जो इदारा सेहत है उसकी तरफ से सेहत का दिन है, जनरल ओवरऑल सेंस का दिन है। अच्छा, सेहत के लिए हम सब और ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग भी बहुत सारे कंजर्वेटिव और आउटडेटेड किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं। कोई बगैर किसी तहकीक के दवाइयाँ भी खाते हैं। पाकिस्तान के अलावा भी हाँ, हमारे यहाँ पे हमारे हर घर में आपको पता है एक डॉक्टर होता है जो डॉक्टर नहीं होता, और वो बड़े बड़े जुगाड़ लोगों को बताता है जिसकी वजह से बेतहाशा प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देसी कह लें, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में नहीं आती, या ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो बीमारी को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। तो हम परस्ती है, कंजर्वेटिवनेस है। कुछ लोग जो हैं वो बहाना बनाते हैं कि जी ये योर वेस्टर्न मेडिसिन जो है इसमें पता नहीं क्या ख़राब चीज़ होगी। वैक्सीन के लोग खिलाफ हैं। बिल्कुल, आपने खुद देखा पोलियो के खिलाफ हम कितना लड़ रहे हैं, लेकिन लोग रिफ्यूज़ करते हैं। कोविड वैक्सीन आई थी उसके अंदर भी लोग खिलाफ हुए थे। एंटीबायोटिक्स बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी साइंस। तो ये अब मेरा ख्याल है WHO ने ये सोचा है कि अब लोगों को थोड़ा सा ये टाइम आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ये इतना ज़्यादा फैल चुका है कि आम आदमी तक आप सही खबर पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो साइंटिफिक तरीके से प्रूवन कंफर्म्ड है कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए ये इलाज है, वो तो आपने ये करना है। इसके लिए हमने इस पूरे थीम को, और थीम का मकसद एक दिन नहीं होता, ये याद रखें। 7 अप्रैल से ऑनवर्ड, 7 अप्रैल से पहले भी WHO की खुद अपनी हमारे जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का हमारे हेल्थ सर्विस एकेडमी के सामने ही है, तो वहाँ पे वॉक भी हुई है कुछ दिन पहले, और यही सेहत के हवाले से थी। तो हमारे डिफरेंट इवेंट्स होंगे। आज हमारा तकरीबन 10 बजे वन हेल्थ का एक इवेंट है कॉम्स्टेक में। शाम को अलामा वाले यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है सेहत का। तो मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, उसकी कवरेज होती है, अखबारों में आता है, लोग आते हैं, तो फिर उनको ये समझ आती है कि इसको, अच्छा आप इसको साइंस, उन्होंने कहा है आम आदमी के लिए मैं बता दूं, इसका मतलब है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। बिल्कुल ठीक, एविडेंस जिसका है ना, जिसके शवाहिद मिलते हैं कि ये वाकई ही कन्फर्म ये इलाज है, उसको फॉलो करें। हमारे यहाँ तो बस ये होता है कि ये तो हर्बल है, ये तो हर्बल के अलावा बड़ा स्टीरॉइड्स और इस तरह की चीजें बिल्कुल ऐसे शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे होते हैं। ये कोई चेक एंड बैलेंस भी उस तरीके से और देखें ना, कैंसर की बीमारी है, उसके अंदर अजीब अजीब चीजें इस्तेमाल करेंगे, जितना डिले करेंगे कैंसर फैल जाएगा। मेंटल हेल्थ, उसको कहेंगे जी जिन आ गया है या इस पे जनाब साया हो गया है, और वो बजाय उसके साइंस में जाने के कि उसका एक मसला है। लेकिन मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अवेयरनेस बहुत अब बहुत हो रही है, और इसी वजह से शायद हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ केसेस ज्यादा हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, हमेशा से थे, अब सामने आ गए। मुझे सब ये पूछते हैं, मुझसे सब ये पूछते हैं यार ये मेंटल हेल्थ केसेस ज्यादा क्यों हो गए हैं पाकिस्तान में। मैंने कहा इसलिए कि जिस तरह समझ आ गई, हाँ कि समझ आ गई है, और लोगों ने अब बताना भी शुरू कर दिया। कौन सी बीमारियां सेहत के हवाले से डॉक्टर साहब जो अभी 2026 की हम बात करें बहुत आम होती जा रही हैं, पहले नहीं थी इतनी, लेकिन अब आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? बहुत ज्यादा। सबसे नंबर 1 डायबिटीज है, जो पहले इतनी नहीं थी। अच्छा, मैं जब मेडिकल में था, मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है,
तो किंग एडवर्ड में हम जब किसी कोई गरीब आदमी आता था ना देखने से, कोई छाबड़ी वाला या कोई सब्जी वाला, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि इसको हार्ट डिजीज़ होगी या डायबिटीज़ होगी। क्यों? एक जहन में इमेज था पूरी दुनिया में कि डायबिटीज़ इज़ द डिजीज़ ऑफ रिच, हार्ट डिजीज़ इज़ द डिजीज़ ऑफ रिच। अभी तो गली गली घर घर में मैं समझता हूँ कि हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट है, हर घर में एक हार्ट पेशेंट है। ये पहले अमीरों के से जुड़ी जाती थी क्योंकि ज्यादा खाते हैं, लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव हाँ लाइफस्टाइल से। अब तो हमने आम आदमी ने भी इतना ज्यादा जंक फूड, तो एक नंबर 1 डायबिटीज आप कर लें, नंबर 2 हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा, और ये दोनों प्रिवेंटेबल है। ये बहुत जरूरी है आवाम को बताना, डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल एंड मैनेजेबल, टिल लाइफ आप उसके साथ रह सकते हैं। वसीम अकरम की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन लगाई और बॉलिंग कराई, बंदे विकेट उड़ा दी। हाँ अच्छा, इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर्स हैं दुनिया में जो टेनिस खेलते हैं, वो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव। मैं खुद हाइपरटेंसिव मेडिकल कॉलेज में हो गया था, आई एम स्टिल टेकिंग मेडिसिन एंड अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये समझाना लोगों को कि ये नहीं है कि शुगर हो गई तो मर गए, ये हाइपरटेंशन हो गई तो अल्लाह ने हर बंदे की ज़िंदगी की एक रखी हुई है कि कितनी ज़िंदगी है उसकी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई बीमारी हो। इवन कैंसर्स के अंदर भी अगर अर्ली डायग्नोज हो तो वो हो जाता है। तो इसके अंदर एक आप कर लें, डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है, जिसके लिए लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुराक बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है। हार्ट डिजीज भी सेम है। इमेजिन करें कि हमारे यहाँ पे कोई तकरीबन 48 डेथ्स हैं पर आवर पाकिस्तान में हार्ट डिजीज से, 48 डेथ्स। आप अगर ये टिकर चलाएं ना कि 48 बंदे पाकिस्तान में हार्ट दिल की बीमारी से हर घंटे में फौत हो रहे हैं। 1126 पर डे के हिसाब से 4.5 लाख सालाना हार्ट डिजीज के, और उनके से मेजॉरिटी जो हार्ट डिजीज हो रही है उसके पीछे शुगर है, डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या मेंटल हेल्थ है। तो ये है। और इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज में जो आप अभी बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, इन्फेक्शियस डिजीज में हेपेटाइटिस सी और बी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और उसकी वजह खाम खा के इंजेक्शन लगवाना, जा जाके क्रैक्स के पास ड्रिप्स की ख्वाहिश, कभी गर्मियाँ आ रही हैं ट्रिपें लगेंगी, अच्छा बेतहाशा किस्म की जो है ना मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज करवाना, डेंटल ट्रीटमेंट किसी अनक्वालिफाइड बंदे से करवा लेना, एस्थेटिक्स के नाम पे आजकल बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो रही हैं, तो अच्छी खासी यंग फीमेल को हेपेटाइटिस सी हो जाता है। तो जिस जगह आप गए हैं वहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया उसमें, और HIV भी एपिडेमिक की फॉर्म में आ रहा है। ये हाँ जी, ये वो, और ये सब के सब इसलिए है कि हम अनसेफ सिरिंजेस, अनसेफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्टली मैसेजेस दिए हैं कि आप जब जाएं तो अपने सामने सिरिंज खुलवाएं, और अब तो ऑटो डिस्ट्रिक्ट सिरिंज आ गई है। आपने अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उससे पूछ लें कि ये आपने सही साफ किया है कि नहीं, ऑटोक्लेव किया है कि नहीं, ये वो चीज़ें हैं। तो इस साल जो हमारा, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखें कि एक वो बीमारियां हैं जो जिनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज, वो अज़ल से हमारे साथ हैं, जब से इंसान दुनिया में आया है ना, साथ ही इन्फेक्शंस भी आई हैं। तो लेकिन अब एक और ट्रेंड है बीमारियों का जिसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। उसमें फिर ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसका ताल्लुक भी लाइफस्टाइल से है, ऐसे ही उसका ताल्लुक स्मोकिंग से है, उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा आपकी जंक फूड ईटिंग से है। तो ये कुछ बीमारियाँ हैं। ज़्यादा अगर हम जेंडर के पर्सपेक्टिव से बात करें, ख़वातीन में ज़्यादा बीमारियां आप देख रहे हैं सेहत के हवाले, बिकॉज आज अपनी प्रोग्राम की शुरुआत में भी हम यही बात कर रहे थे कि ख़वातीन ज़्यादातर अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं दे पा रही होती, वो देना चाहेंगी तो हाँ, उनके पास टाइम नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता। हम आप शहर की चंद जो एम्पावर्ड ख़वातीन को छोड़ के, जो चंद % होंगी, गांव की खातून है या इवन शहर के अंदर भी ऐसी खातून है जो किसी के साथ जिसको जाना ज़रूरी है। आप और मैं तो अकेले चले जाएंगे ना किसी भी हेल्थ शिफा खाने पे, खातून कैसे जाएगी? अकेली जा नहीं सकती, बाहर हालात नहीं है। और घर वाले भी उसको समझाएंगे कि भाई को, बहन को, या माँ को, बाप को, किसी को साथ लेके जाए, या हस्बैंड को साथ लेके जाए। तो वो जो एक्सेस का मसला है ना, वो डिपेंडेंट है। एक बच्चा और एक खातून, ये डिपेंडेंट है अपने किसी खानदान अजीज पे जो कि उसको लेके जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, घर के कामों से इतना फुर्सत नहीं मिलती कि वो टाइम निकाल सकें। जो बीमारियां ज़्यादा कॉमन है जी, वो सबसे ज़्यादा है कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा अनीमिक जो शरह है ना ख़वातीन की, वो है 52% ख़वातीन अनीमिया का शिकार है। अब अनीमिया जड़ है हर बीमारी की। जब खून की कमी होगी तो आपकी इम्यूनिटी भी ख़त्म है, आपके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है। 80% ख़वातीन हमारी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है, 80%। अब ये जब डिलीवरियां करती हैं बार बार, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी अनीमिक होते हैं, और उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। और बहुत कम ख़वातीन को मल्टीविटामिन और आयरन वगैरह मिलता है इवन प्रेगनेंसी में। और बैकएक बहुत ज़्यादा है, काम कर, उनकी जो पोस्चर है ना काम करने का, घर में जो काम करती हैं वो बहुत ख़राब है।
फिर उसके अलावा मेंटल हेल्थ के मसाइल उनके भी बहुत ज़्यादा हैं। देखें इंसान तो बाहर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता Vent है, out कर मेल, लेता है। औरत घर वो के सिगरेट अंदर। पी लेगा, किसी जगह बैठे गप मार लेगा, और फाइनेंशियल मसले भी हैं, बच्चों के मसले भी हैं, सोशल मसले भी हैं, तो वो सोच सोच के घर के अंदर उसकी मेंटल हेल्थ के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। तो हमारे यहाँ फीमेल में मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ पे किस तरीके से असर हर तरह से, बिल्कुल। आपका जो ब्रेन है ना वो उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है मेरी जो पाँव की उंगली है ना वो भी मेरे ब्रेन ने मैनेज करनी है, मेरा हार्ट, मेरी गट। तो जब आपको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो वो फिजिकल एलिमेंट की सूरत में सामने आता है। हम मेंटल हेल्थ कैसे पहचानते हैं? बार बार आपको पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, पेट में ग्राइस पड़ रहे हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हैं, वो फिजिकल सिम्टम है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल ऊपर से कैप्चर कर लेती है। अच्छा, जो फिर खवातीन में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर, मैंने अपने इर्द गिर्द खवातीन में ही देखा है, डॉक्टर साहब ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज्यादा, वो एक अलहदा पूरा एक उसका वो है। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि हार्मोनल जो चेंजेस है ना फीमेल में वो मेल से ज्यादा होती हैं। बहुत ज्यादा हार्मोन्स होते हैं फीमेल में, बिकॉज ऑफ कि उसने चाइल्ड बियर करना है ना, प्रेगनेंसी, एडोलेसेंट में, फिर प्रेगनेंसी में, फिर डिलीवरी में, पोस्टनाटल में। इसके अलावा उसकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी जो है ना डिफरेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ऑटो इम्यून, एक बात याद रखें, मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ हूँ। हमारे यहाँ पे एक बदकिस्मती है कि डॉक्टर को जब कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, जब उसको नहीं समझ आता इसको क्या है, तो कहते हैं ये ऑटो इम्यून है। मैं आपको बता, हाँ मतलब वो, हाँ मतलब कि आप जब आप डायग्नोसिस नहीं मिलता ना किसी का, तो मेजॉरिटी केसेस को आइट्रोजेनिक और अननोन, और मतलब जिस तरह हमें किसी फीवर का नहीं पता लगेगा ना कि फीवर की वजह क्या है, सही जगह पर नहीं गए तो डॉक्टर से कह भी देंगे ऑटो इम्यून भी हो गया है ज्यादा। अच्छा, उसको आप लिंक करें मेटाबॉलिज्म के साथ। अगर आप ये देखें ना, मेटाबॉलिज्म मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स कौन कौन से हैं, किस किस किस्म के जो मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से चल रहे हैं, ये सारी की सारी जो बायोकेमिस्ट्री है ना, इसका मसला है बहुत ज्यादा। और यस, यू आर राइट, इसी वजह से लेबल ऑटो इम्यून बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, अच्छा, वन हेल्थ अप्रोच की भी आपने बात की थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज वन हेल्थ? ये वन हेल्थ का फलसफा ज्यादा पुराना नहीं है, तकरीबन 15 साल पहले दुनिया में आया, 2010 में। उसकी वजह ये थी कि हमने ये साइंस ने ही साबित किया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो जानवरों में होती हैं, और चूंकि इंसान और जानवर गांव में इकट्ठे रहते हैं, एक ही बाड़े में बकरियां, भैंसें, गायें, और साथ ही उनको लेके चरवाते भी हैं, फिर दूध भी दोते हैं उनको खिलाना पिलाना करते हैं, मेल फीमेल, तो ये इकट्ठे रह रहे होते हैं। तो अब दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से और बहुत सारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ऐसी चेंजेस आई हैं कि वो वाले जो जरासीम हैं या वो वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जानवरों के, वो इंसानों में शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। पहले नहीं थे, अब शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो जानवरों से ट्रांसफ़र हो के इंसानों में आना बीमारी, ये बड़ी एक ख़तरनाक सी चीज़ है। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जो जानवरों से, इसी तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़राअत में, एग्रीकल्चर में होती हैं, ठीक है ना, जो कपास को और गंदम को और बाकी हमारे एग्रीकल्चर को ख़राब करती हैं। जब उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें से भी इंसान को डैमेज हो जाता है। तीसरा फिर फिशरीज़ है, फ़िश के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप खाते हैं और या उनके साथ डील करते हैं तो वो भी आपके अंदर आ जाती हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ जो एक जानवरों से, फिश से या फॉरेस्ट से या एग्रीकल्चर से इंसान में आना, इसको हम ज़ूनोटिक कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेट टू अदर पर्टिकुलर। अच्छा, उनको भी हमसे लगती होंगी। तो ये जो वन हेल्थ का अप्रोच आया उसमें ये हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट है, माहौल है, इसकी बीमारियां जो इसमें जो वेक्टर और वायरस पैदा हो रहे हैं वो इंसान के अंदर आ रहे हैं, जानवरों में जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, वायरसेस हो रहे हैं, वो इंसानों में आ रही हैं। तो क्यों ना हम इन तीनों को इकट्ठा डील करें। हम इंसान को अलग ट्रीट करने की बजाय इंसानों को, जानवरों की बीमारियों को और जो माहौलियाती बीमारियां हैं इनको कंबाइन करके इसको वन हेल्थ कह दिया। तो वन हेल्थ इंक्लूड्स एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स क्लाइमेट, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट्री, इट इंक्लूड्स फिशरीज, बट प्रीडोमिनेटली एनिमल। तो वेटनरी जो है ना वो हमारे साथ बैठ के करते हैं, तो उसमें क्रॉस ओवर जो है ना बीमारियों का वो बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, आप ये देखें कि और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन हेल्थ का। आप ये देखें कि मैं और आप, हमने अगर कोई एंटीबायोटिक खानी होगी तो हम किस में खाएंगे? मिलीग्राम में, ठीक है ना। जानवरों को जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो किलोग्राम में दी जाती है। अब आप उन जानवरों का जब गोश्त खाते हैं तो उसमें कितने ग्राम उस गोश्त के अंदर एंटीबायोटिक जज़ब हुई भी होगी, तो वो मेरे पे उसका असर होगा ना। तो एक चीज है उसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। AMR सबसे बड़ा चैलेंज है वन हेल्थ का।
हम ये चाह रहे हैं कि हम जो एंटीबायोटिक्स यूज है ना इसमें एनिमल में, इसको भी कंट्रोल करें, ड्रैप इसको भी कंट्रोल करें, वेटनरी मेडिसिन को, क्योंकि उनको तो जो है ना पूरे 50-50 मिलीलीटर के टीके लगाते हैं, पूरे कैप्सूल के बॉक्सेस खिलाते हैं। मैं और आप एक खाएंगे सुबह, एक शाम खाएंगे। अच्छा, मैंने तो एहतियात कर ली, एंटीबायोटिक नहीं खाई, मेरे लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन जब मैं खाना खा रहा हूँ, जब मैं फिश खा रहा हूँ, जो मैं अजनास खा रहा हूँ, उसके अंदर इतना सारा केमिकल है कि वो मेरी सेहत तबाह कर देगा। एंड इट्स अ ग्लोबल इशू, नॉट जस्ट पाकिस्तान इशू, इट्स अ ग्लोबल इशू। पाकिस्तान में थोड़ा कम आपको दिखाई देता है? नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इसके ऊपर इतनी ज्यादा ना हेल्थ वाले, क्योंकि हेल्थ वाले उस तरफ नहीं जाते थे तो हमें नहीं पता था वहां क्या हुआ। जब हमने वन हेल्थ अप्रोच बनाई, हमने सर्वे किया, तो हमें ड्रैप से और बाकी जगहों से इंफॉर्मेशन मिली कि जितनी एंटीबायोटिक ह्यूमंस के लिए आई है उससे कई गुना ज्यादा तो एनिमल्स के लिए आई है पाकिस्तान में, और उनको किलोग्राम के हिसाब से खिलाई गई है। तो मैंने और आपने अगर गोश्त खाना है, मैंने आपने कोई चीज़ खानी है जिसमें एनिमल की फूड यूज़ हुई भी है एनिमल की किसी सोर्स में या इवन प्लांट की, तो उसके अंदर कैसे कैसे एंटीबायोटिक्स होंगे जो मेरे और आपके पेट में जाएंगे। क्या वो रहते हैं उनके जिस्म के अंदर ही रहते हैं? वो काफी हद तक एब्जॉर्ब होते हैं ना, तो मसल में आ जाते हैं, गट में रहते हैं। हाँ, तो वो बॉडी पार्ट्स में। और हम तो कहते हैं खाना सही तरह पका के खा तो लिए शायद सब कुछ ठीक होगा। और हम हर किस्म जानवर की तो हम हर चीज खाते हैं, पाई भी खाते हैं, उसकी गट भी खाते हैं, उसकी जुबान भी खाते हैं, मतलब हम कौन सी चीज छोड़ते हैं? ब्रेन भी खाते हैं, कलेजी भी खाते हैं। तो इसलिए आप सोचें कि ये मेरे और आपके लिए कितना बड़ा डेंजरस है। मैं अगर एंटीबायोटिक नहीं भी खा रहा तो जो मैं खाना खाऊंगा वो सेफ होना चाहिए ना। तो एनिमल हेल्थ इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टॉक चेक एंड बैलेंस इंपॉर्टेंट है ना। ये रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज चले एग्जिस्ट भी अगर करती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन को मेक श्योर करना और अवेयरनेस एज वेल। और वन हेल्थ का कांसेप्ट ये है कि मैं अगर हेल्थ में हूं ना तो यूजुअली मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है ना एनिमल हेल्थ, लेकिन मैंने बनाना है, मैंने एनिमल हेल्थ वालों को साथ बिठाना है और उन्हें कहना है हमने एक डैशबोर्ड बनाना है, दोनों लिंक करेंगे आपस में, आपके एनिमल हेल्थ में क्या हो रहा है और आप हमसे लिंक करेंगे हेल्थ में क्या हो रहा है। सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लास्टली ये जरूर बताइएगा कि एआई ने सेहत के शोबे में कितना फर्क लाया है? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो अभी आपने सुना को 2015 से ज्यादा मशहूर हुई है एआई, लेकिन हेल्थ में एआई पिछले कोई मेरे हिसाब से कोई 30-40 साल से इस्तेमाल हो रही है। और इतना फायदा एआई का जितना हेल्थ के शोबे में होगा ना शायद किसी और शोबे में ना हो। ठीक है ना, सब लोग बात करते हैं जॉब लॉसेस की, मार्केट्स की और अनएम्प्लॉयमेंट की। हेल्थ में जो एआई का वैल्यू है ना वो किसी भी शोबे से बहुत फर्क है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सन 2002-2003 में पाकिस्तान का, मैं नाम नहीं लूंगा अस्पताल का, बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने अपना एक क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया डॉक्टर्स की मदद के लिए 25 साल पहले 2000 में। वो कंप्यूटराइज फिजिशियन ऑर्डर, एक कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन होती थी। एक लिखते हैं ना आप चार्ट पे हाथ से लिखते हैं मेडिसिन, एक होता है टैब पे, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वो कंप्यूटर पे लिख रहा होता है, आपसे पूछ भी रहा होता है, लिख भी रहा होता है। तो वो कंप्यूटर एंट्री उसने डाली, आपके लिए वो कोई एंटीबायोटिक लिख रहा है ना, तो उसमें ऐसी एआई मौजूद थी, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उसको कहते थे, कि वो ये कहता था, कंप्यूटर आगे से अलर्ट इशू करता था कि ये पहले फलानी मेडिसिन ले रहा है, उसके साथ ये मेडिसिन इंटरेक्ट करती है। डॉक्टर इतना ज्यादा चालाक नहीं हो सकता, तो मशीन जो है वो हेल्थ में इंटरेक्शन करके। अच्छा, रेडियोग्राफी में इमेजेस जो थे वो हम बहुत अरसे से हेल्थ वाले एआई के थ्रू, या अभी उसको एआई कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और उसको बाकायदा डॉक्टर्स को चेक कर रहे हैं। तो हमारी जो आपका सवाल था, एआई हेल्थ में मौजूद थी बहुत पहले से, अब उसकी जो अफादियत है बहुत बढ़ गई है। अब तो हम कई चीज़ों को ये सोच रहे हैं कि उसमें हमेशा सेकंड ओपिनियन जो है ना की बजाय फर्स्ट ओपिनियन एआई है और सेकंड ओपिनियन डॉक्टर बन गया है। इतना जबरदस्त निज़ाम बन चुका है दुनिया में इसका। जब तो किसी को कोई सिम्टम आता और है आगे तो चैट जीपीटी और पूरे वो तो इलाज भी बता। बिल्कुल लेकिन उसमें थोड़ा सा है कि जो अभी जो मार्केट में सोशल मीडिया के साथ लिंक्ड एआई की एप्स है ना, उसमें कई चीजें गलत भी हैं, ये ध्यान में रखना है आपने। नहीं भैया, उसमें लिखा जाता है पहले कि आई एम नॉट अ डॉक्टर बता देते हैं। तो वो हेल्थ के जो एक्सपर्ट है ना उनके लिए अफादियत है, उसकी आम आदमी मत यूज करे। चैट जीपीटी है या जो भी आपका डॉक्टर इस्तेमाल करें, एडेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एडेड उनको अगर आप डायरेक्टली यूज करेंगे ना तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जाएं डॉक्टर के पास ही, और डॉक्टर कितना इक्विप्ड है एआई को लेकर उसका फायदा आपको हो जाएगा। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, नॉट जस्ट टुडे, ओवरऑल भी अपना ख्याल भी रखें, अपने आसपास देखें। स्पेशली सबीन ने भी इससे पहले बात की ना, खवातीन जो आपके घर में है, प्लीज डू आस्क देम, अगर कोई इशू है उनको लेकर जाएं डॉक्टर के पास, इलाज करवाएं। जो सर ने बात की एनीमिक खवातीन की, जो सर ने बात की विटामिन डी डिफिशिएंसी की, प्लीज
ये ख्याल रखें, चूँकि ज़ाहिर है जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हेल्थ पे फोकस करेंगे, सो हमारी कम्युनिटी वैसे ही बेहतर रहेगी। अब लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।